सुप्रभात बच्चों। शिवम संकल्प इंटरमीडिएट कॉलेज बखरीवा अनजाने सोनभद्र के इस ऑनलाइन क्लास में मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 जीव विज्ञान का पहला अध्याय जीवों में जनन का अभ्यास प्रश्नोत्तर देखेंगे। इससे पहले हमने जीवों में जनन पाठ को पूरे पाठ को अच्छे ढंग से अध्ययन किया, जिसको मेरे द्वारा आपके पास वीडियो के माध्यम से पहुंचाया गया। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई समस्या उत्पन्न हो रही हो तो आप हमारे व्यक्तिगत नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8003544268। ठीक है, आप इस नंबर पर हमको कॉल कर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज, जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता हो कि कोई टॉपिक छूट गई हो तो आप अवश्य बताएं कि ये टॉपिक भी सम्मिलित होनी चाहिए थी। ठीक है, तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं, अध्ययन करते हैं अभ्यास प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। ध्यान से सुनिएगा कि जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। ठीक है, तो जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, जीवों के लिए जो कहा जा सकता है जनन क्यों अनिवार्य है। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा, जनन जीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है जो एक अति आवश्यक जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा न सिर्फ जीवों की उत्तरजीविता में मदद मिलती है बल्कि इससे जीव जाति को निरंतरता भी बनी रहती है। जनन जीवों के अमरत्व में भी सहायक होता है। प्राकृतिक मृत्यु, वैता व जीर्णता के कारण होने वाले जीवहास की आपूर्ति जनन द्वारा ही होती है। जनन से जीवों की संख्या बढ़ती है। जनन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लाभदायक विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती हैं। अतः जनन जैव विकास में भी सहायक होता है। इन समस्त कारणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जनन जीवों के लिए अनिवार्य है। यानी सीधा सा मतलब है कि जनन अगर नहीं होगा तो किसी भी जीव की प्रजाति जो है वह अपनी प्रजाति को बचा नहीं सकता। यानी कि सारे के सारे जीवों की प्रजाति जो है वो पूर्णतः विलुप्त हो जाएंगी। ठीक है, अगर जनन नहीं हो तो। ये हो गया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। प्रायः लैंगिक जनन को जनन की श्रेष्ठ विधि माना गया है। लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों की अदला बदली होती है जिससे युग्मकों में नए लक्षण विकसित होते हैं तथा नए जीव का विकास होता है जो अपने जनक से भिन्न होता है। अतः लैंगिक जनन जैव विकास में सहायक होता है। लैंगिक जनन द्वारा जीवों के जीवित रहने के अवसर अधिक होते हैं क्योंकि आनुवंशिक विभिन्नताओं के कारण जीव अधिक क्षमतावान होता है। लैंगिक जनन से जीवों की संख्या भी बढ़ती है। अतः लैंगिक जनन ही जनन की अच्छी विधि है। ठीक है, सीधा सीधा कहा जा सकता है कि अलैंगिक जनन जैसे है, आप जानते हैं कि अलैंगिक जनन में जो डीएनए होता है, मान लीजिए अलैंगिक जनन है तो इससे जो भी उत्पन्न संतति होगा वो संतति एकदम जनक के समान होगी। तो जो एक अच्छी विधि नहीं है। कारण क्या है कि जो लक्षण इसमें होंगे वही लक्षण इसमें होंगे। ठीक, अलैंगिक जनन में होता क्या है, इसमें लिंगों का भेद होता है। अलैंगिक जनन में एक नर होता है, एक मादा होता है। इससे जो संतति का निर्माण होगा वो अलग अलग होगा क्योंकि इसका भी डीएनए में निहित लक्षण जो होंगे, निहित सूचनाएं होंगे वो जाएगा, इसके डीएनए में भी जो निहित सूचनाएं होंगी वह भी जाएगा। यानी जब दोनों इसके अंतर्गत जाएगा तो नया जो संतति होगा यह इन दोनों से भिन्न होगा। अब भिन्न जब हो जाएगा तो यह नए लक्षण विकसित हो जाएंगे और जैव विकास में क्या होगा, यह सहायक होता है। इसीलिए इनमें आनुवंशिक विभिन्नता
भी पाई जाती है, और इसीलिए यह जो जनन है की प्रक्रिया है या जनन की जो विधि है वह अच्छी विधि मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा गया है? यानी अलैंगिक जनन की जो संतति उत्पन्न होती है उसे क्लोन क्यों कहा जाता है? आप अभी बताया गया है कि आकारकीय व आनुवंशिक रूप से एक समान जीव क्लोन कहलाते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक व आकारकीय रूप से जनक के एकदम समान होती है, अतः इसे क्लोन कहते हैं। यानी कि जैसा हमारा जनक है, जैसा यह जनक है, इस जनन में जनक में जैसी सूचनाएं हैं डीएनए, सेम डीएनए वही स्थानांतरित होता है क्योंकि एकल जनक होता है। तो जैसा जनक वैसी हमारी संतति होगी, यानी इसमें भी कोई फर्क नहीं होगा तो इसमें भी कोई फर्क नहीं होगा, दोनों क्या हो जाएंगे, एक समान होंगे। और जब एक समान दिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। जब एक समान दिखेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लोन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं, क्यों? क्या यह कथन हर समय सही होता है? देखिए, लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों का विनिमय होने से आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जो जनक से संतति में स्थानांतरित होती हैं। युग्मकों की उत्पत्ति व निषेचन के कारण नए तथा बेहतर गुणों युक्त संतति का जन्म होता है। अतः लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। यह कथन सदैव सत्य नहीं होता। जनकों के रोगग्रस्त होने पर वह रोग आने वाली पीढ़ियों में स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यह जनक है, ठीक, यह जो जनक हुआ, यह जनक दोनों नर, एक हो गया नर, एक और मादा, ठीक, नर और मादा दोनों जनकों से जो उत्पन्न क्या होगी, संतति जो उत्पन्न होगी, इसमें थोड़ा सा क्या होगा, आनुवंशिक रूप से डीएनए अलग होगा। ठीक है, तो यह संतति क्या हो जाएगा, भिन्न होगा। यह क्या होगा, इसके जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। लैंगिक जनन के जितने भी संतति उत्पन्न होंगे इसके जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं, लेकिन यह सदैव सही नहीं होता है। अगर मान लीजिए नर थोड़ा सा रोगी हो गया तो इससे जो निहित डीएनए में सूचना होगी वह रोगी गुणसूत्र इसमें भी स्थानांतरित होगा, और जैसे ही इसमें स्थानांतरित होगा, इस संतति में स्थानांतरित होगा, यह संतति भी क्या हो जाएगा, रोगग्रस्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि संतति भी रोगग्रस्त हो जाएगा और जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान आनुवंशिक व संरचनात्मक रूप से जनक के समान होती है, अर्थात अपने जनक का क्लोन होता है। इसी के विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान आनुवंशिक रूप से जनक से भिन्न होता है। अलैंगिक जनन का बताया गया है कि वह समान होता है और लैंगिक जनन का भिन्न होता है। लैंगिक जनन में जो भी डीएनए में निहित सूचनाएं होंगी वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित करो। कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना गया है? अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद या अंतर निम्नलिखित है। पहला, अलैंगिक जनन में इसमें सिर्फ एक जनक भाग लेता है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि अलैंगिक जनन में इस जनन में एकल जनक की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें हम जब देखेंगे कि लैंगिक जनन में नर तथा मादा जनक होता है। पहले ही वीडियो में हमने बताया था कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में इनमें लिंगों का भेद होता है लैंगिक जनन में, लेकिन अलैंगिक जनन में लिंगों का भेद नहीं होता है। इसमें लिंगों का भेद नहीं होता है, इसमें लिंगों का भेद होता है। ठीक, इसमें नर और मादा दो जनक पाए जाते हैं, दो जनक की आवश्यकता होती है, इसमें एकल जनक की आवश्यकता होती है। ध्यान से देखिए। और नेक्स्ट है, इसमें युग्मक निर्माण और निषेचन का अभाव होता है। इसमें किसी भी प्रकार का युग्मक निर्माण नहीं होता, लेकिन लैंगिक जनन में होता क्या है, युग्मक निर्माण होता है। हमने देखा था कि नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक, और ये दोनों युग्मक मिलकर के युग्मनज का निर्माण करते थे। किसका निर्माण करते थे? युग्मनज का निर्माण करते थे। ठीक है, युग्मनज का निर्माण करते थे। नेक्स्ट है, यह जनक की कायिक कोशिकाओं में होता है और यह जनक की जनन कोशिका में होता है। लैंगिक जनन में हमने बताया था कि मात्र एक लैंगिक जनन में
जो प्रक्रिया होती है जनन कोशिका, इस जनन कोशिका में ही मानव के मात्र एक ही कोशिका है जनन कोशिका। इसी कोशिका में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। कौन सी कोशिका विभाजन होता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। किस कोशिका में? इस जनन कोशिका में। जनन कोशिका में ही अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, बाकी सभी समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। देखिए, अलैंगिक जनन में इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, और लैंगिक जनन में जो होता है समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों होता है। ठीक, अलैंगिक जनन में ध्यान से देखिए, समसूत्री यानी कि जो जनक होगा इसमें कोशिका विभाजन समान होंगे, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या अगर मान लीजिए यहाँ पर 46 है तो यहाँ भी गुणसूत्रों की संख्या 46 होगी, यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या 2 है तो यहाँ भी 2 होगी। किसमें? अलैंगिक जनन में। लेकिन अगर यहीं हम लैंगिक जनन की बात करते हैं, लैंगिक जनन की बात करेंगे तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो 46 नर से और 46 मादा की होती है। दोनों से जब जाता है तो 23 इसका जाएगा, 23 इसका जाएगा, तब जाकर के जो नया संतति बनेगा, उस नया संतति में यहाँ से 23 नर से 23 मादा से नया संतति में जो जाएगा, तब जाकर के ये 46 की संख्या परिपूर्ण होगी। ठीक है, तो इसके जनन कोशिका में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। यह सरल तथा तीव्र गति से होने वाला जनन है। लैंगिक जनन जो होता है वह जटिल और धीमी गति से होने वाला है, इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। अलैंगिक जनन में समय कम लगता है और जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट है अलैंगिक जनन। इसके अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक रूप से जनक के समान होते हैं। आप इससे पहले ही इतनी बार पढ़ चुके कि क्लोन कहलाते हैं, लेकिन यह आनुवंशिक रूप से जनक के समान नहीं होते हैं। जनक इकाई कलिका खंड या जनक का संपूर्ण शरीर होता है, लेकिन लैंगिक जनन में जनक इकाई क्या होता है? अभी बताया गया था आपको कि जनक इकाई क्या होता है? युग्मक होता है। ध्यान से देखिए, इससे पहले आपने जब पढ़ा था कि निषेचन पूर्व घटना में पहली ही घटना हुई थी युग्मक निर्माण की, पहली ही घटना हुई थी युग्मक निर्माण की, और उसके बाद जब युग्मक निर्माण हो गया था तो दूसरी घटना थी इसी में युग्मक स्थानांतरण की। ध्यान आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अंतर देखते हैं इसमें। इस प्रकार का जनन अकशेरुकी व निम्न कार्डेटा में पाया जाता है। अलैंगिक जनन जो होता है वो अकशेरुकी या निम्न कार्डेटा में पाया जाता है, जैसे अमीबा में पाया जाता है। अमीबा में अलैंगिक जनन कौन सा अमीबा में पाया जाता है? द्विखंडन। बताया गया था आपको, ध्यान आ रहा होगा कि अमीबा में द्विखंडन होता है। प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है, यह भी अलैंगिक जनन है। प्लाज्मोडियम, ध्यान दीजिए, प्लाज्मोडियम में भी क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। हाइड्रा ध्यान में आ रहा है? हाइड्रा में इस तरीके से हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया बनती है, और यह नई कलिका जो होता है ये नए हाइड्रा का निर्माण कर लेता है। लैंगिक जनन में आप जान ही रहे हैं कि मानव जो है, उदाहरण के रूप में देख लिया जाए कि मानव जो है वह लैंगिक जनन में उदाहरण होता है। मानव है, जानवर है, पक्षी है, पेड़ पौधे भी हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे भी लैंगिक जनन की प्रक्रिया करते हैं। अब कायिक जनन अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें पौधे के कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण होता है। यानी कि पौधे के कायिक भाग से ही, पौधे का कायिक भाग यानी चाहे वो जड़ हो जाए, ठीक, ये क्या है? जड़ हो जाए, जड़ से हो जाए, चाहे उसके तना से हो जाए, चाहे उसके पत्ती से हो जाए, यानी कि जड़, तना, पत्ती, इन तीनों के माध्यम से किसी से भी नए पौधे का निर्माण हो जाए, उसे हम कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के हम कह सकते हैं कि कायिक जनन वास्तव में प्रारूपिक एक लैंगिक जनन ही है, क्योंकि लैंगिक जनन में अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है, क्योंकि अलैंगिक जनन में हम देखे थे कि जनक के समान ही संतति उत्पन्न होती है, यानी एकल जनक की आवश्यकता होती है। तो कायिक जनन में भी जो जड़, तना और पत्ती से हो रहा था, तो इसी से जब नए पौधे का निर्माण हो रहा है, इसी से नए पौधा जो निर्माण हो जा रहा है, इसी से जब नए पौधे निर्माण हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसमें भी एकल जनक की आवश्यकता है, और एकल जनक से ही नया पौधा बन रहा है, यानी यह भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। नेक्स्ट है कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं कि 2 उपयुक्त उदाहरण दीजिए। उत्तर है कायिक प्रवर्धन जनन की ऐसी विधि है जिसमें पौधे के शरीर का कायिक भाग नए पौधे को विकसित करता है। मातृ पौधे के कायिक अंग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका आदि से नए पौधे का पुनर्जनन कायिक प्रवर्धन कहलाता है।
कायिक प्रवर्धन के दो उदाहरण निम्न हैं। अजूबा, अजूबा आप जानते ही हैं, अजूबा में कौन सा कायिक प्रवर्धन होता है? अजूबा में पत्तियों के माध्यम से नए पौधे का निर्माण होता है। जैसे ये पत्तियां हो गई, इसके यहाँ हो गए, तो यहीं से जड़ का विकसित होगा और नए पत्ते का निर्माण हो जाएगा, यानी नए पौधे का निर्माण यहीं से हो जाएगा। पत्ती से ही नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। किसमें? अजूबा में। अजूबा या ब्रायोफिलम, अजूबा या ब्रायोफिलम। ठीक, नेक्स्ट है, देखते हैं हम। आलू के कंद में उपस्थित पर्वसित कायिक प्रवर्धन के सहायक होते हैं। पर्व संधियों में कलिकाएं स्थित होती हैं तथा प्रत्येक कलिका नए पौधे को जन्म देती है। आलू, आलू आप देख रहे होंगे, आलू का जो होता है आँख, आलू का क्या होता है? आलू में कौन सा होता है? आँख। आलू जो है, आलू ध्यान से आप में ध्यान में आ रहा होगा कि हम जो आलू का कौन सा भाग खाते हैं? तना खाते हैं। ये मत जानिएगा कि आलू जो है ये इस तरीके से होता है, ऐसे ये पेड़ हो गया इसका, आलू का ये पत्ता हो गया, पूरा ये तना हो गया, ये जड़ हो गया, जड़ के साथ ये आलू लगा हुआ है, इसकी जड़ें हैं। तो ये नहीं मन में सोचिएगा कि नहीं कि भूमि के अंदर अगर आलू उत्पन्न हो रहा है तो उसका हम जड़ खाते हैं, नहीं। ये इसकी जड़ें आलू में आप ध्यान से देखते होंगे कि ये आलू की जड़ें जो होती हैं इसके साथ जुड़ी होती हैं। यह भूमि में जो होता है ये भूमिगत तना खाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? अगर कोई पूछता है आलू का कौन सा भाग, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, तो भूमिगत तना खाया जाता है। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? भूमिगत तना खाया जाता है। ठीक है, तो आज हम बस 7 प्रश्न ही देखते हैं, आगे कल 8वें प्रश्न से आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप अच्छे से देखते रहिए शिवम संकल्प इंटरमीडिएट कॉलेज बखरीवा अंजानी सोनभद्र का यह ऑनलाइन क्लास। अगर आपको कोई समस्या उत्पन्न हो रही हो इन प्रश्नों को, तो आप हमें संपर्क करें। एक बार फिर से हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए, 8009354268। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,